अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह और एक नए अंदाज के साथ मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और बेहतरीन होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन वैसे भी बाबरकत दिन तो होता ही है, विद फुल ऑफ ब्लेसिंग डे तो होता ही है, लेकिन फ्राइडे को एक सूथिंग सा एहसास भी होता है, एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा एहसास भी होता है, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। और जब आप सोचते हो कि कल देयर विल बी नो वर्क, कल कोई काम नहीं होगा, कल बस मी डे होगा, जो मैं करना चाहूंगी, जो मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं मैं कर सकती हूं, कल आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, आपको जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो सबके अपने प्लान्स होते हैं। कोई जो है वो प्रोडक्टिव वीकेंड गुजारता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर नींद पूरी करना चाहते हैं तो वो नींद पूरी कर सकते हैं। और अगर कोई डाइट कर रहा है, जिसने पूरा हफ्ता डाइट की है, तो वो वीकेंड पे चीट कर सकता है, वो जो मर्जी खा सकता है। तो वीकेंड का एक सूथिंग एहसास तो होता ही है और वो फ्राइडे को ही होता है। तो आप जो घर बैठे मुझे देख रहे हैं या अपने दफ्तरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं, तो आपको भी वो एहसास हो ही रहा होगा कि कल हफ्ता है, फिर इतवार है, मतलब हमारे पास 2 दिन हैं और इन 2 दिनों में जस्ट मी टाइम, सिर्फ मेरा टाइम होगा। नाजरीन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि मैं एक ट्यूटोरियल देख रही थी और उस ट्यूटोरियल में बेसिकली क्या था कि एक लड़की आती है और वो आपको आके बताती है स्किन केयर रूटीन, कि आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाना है। तो वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वो क्लिनजिंग करती है। क्लिनजिंग करने के बाद वो स्क्रबिंग करती है। स्क्रबिंग करने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग सा मास्क अपने चेहरे पर अप्लाई करती है। तो जब वो मास्क अप्लाई करती है तो वो कहती है कि मैं अब 10 मिनट के बाद हाजिर होंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे चेहरे पर कितना ग्लो आता है। जब वो 10 मिनट के बाद वापस आती है तो उसका चेहरा ग्लो कर रहा होता है, वो ब्राइट कर रहा होता है, वो हसीन लग रही होती है। लेकिन जब वो तमाम चीजें बता रही होती है तो उसके दांत उसके चेहरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते। दांत उस तरह से ग्लो नहीं कर रहे होते जिस तरह से उस लड़की का चेहरा ग्लो कर रहा होता है। ये तो मैंने आपको स्टोरी सुना दी और आपको इस तमाम स्टोरी से मालूम हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जिस तरह से हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो बात करना जरूरी है डेंटल हेल्थ की, कि आप अपने दांतों को किस तरह से साफ सुथरा और ग्लोइंग या ब्राइटनिंग रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी पर ही हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि डेंटल बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं, दांतों से रिलेटेड बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं। और उसी पर हम बात करेंगे कि ये बीमारियां बेसिकली हैं क्या। कैविटीज प्रॉब्लम आपको हो सकती है, गम इशू आपको हो सकता है, क्रैकर हो सकता है, ब्रोकन टीथ हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के सेंसिटिव टीथ भी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अजियतनाक बीमारी होती है वो होती है ओरल कैंसर, जो कि अगर जल्दी से उसको डायग्नोज ना कर लिया जाए, उसका इलाज शुरू ना किया जाए तो वो बद से बदतरीन हो सकती है। तो इन तमाम तरह सिचुएशन से आप ये चीज समझ सकते हैं कि दांतों की हिफाजत करना या दांतों का ख्याल करना कितना जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दांतों के इश्यूज क्या हैं, दांतों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर हम कॉजेस पे बात करेंगे, सिम्टम्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन पे, कि हम किस तरह से इन तमाम बीमारियों से जो कि दांतों से रिलेटेड हैं उनसे बचा जा सकता है। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जिया, जो कि डेंटल सर्जन हैं और डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसके साथ साथ दांतों पर तो बात होगी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर समेत पंजाब में अब तो पूरे पाकिस्तान में एक डेंगू की वेव आई हुई है और इस वेव की वजह से काफी शहरी, काफी पाकिस्तानी, लाहौरी काफी मुतासिर हो रहे हैं। इस पर बहुत से शोज हम कर चुके हैं, इस पर बात भी हो चुकी है, लेकिन इस पर मजीद बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक चीज को बार बार नहीं बोलेंगे या उस पर प्रोग्राम नहीं करेंगे, जो सुनने वाली ऑडियंस है वो उसको नहीं समझ पाएगी कि डेंगू वाकई में खतरनाक मरज है और इस डेंगू जैसे मरज से बचना भी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हकीम अताउर रहमान साहब। इनसे हम डेंगू से रिलेटेड बात करेंगे कि डेंगू से प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम डेंगू से बच सकते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, मैंने कुछ बीमारियां गिनवाई जो कि आम लोगों को नहीं पता होती। कैविटीज हो गई, गम इशू हो गया, सेंसिटिव टीथ हो गए, या फिर ओरल कैंसर जो कि बहुत ही ज्यादा अजियतनाक है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि ओरल कैंसर की वजह से जान की बाजी हार गए, नहीं बच पाए। तो मेरा पहला सवाल आपसे क्या है कि ये तो 4-5 बीमारियां हैं, मजीद कौन सी बीमारियां हैं जो कि दांतों से रिलेटेड हैं? बहुत से लोगों को इल्म नहीं होता
कि उनके साथ जो चल रहा है वो कोई दांतों की मसला भी हो सकता है। लाइक अगर आप मसूड़ों की ब्लीडिंग को देख लें, अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो उससे आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, बिल्कुल आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, और 2-3 ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने 6 माह के बाद अपने डेंटिस्ट को हर सूरत दिखाएं, चाहे कुछ भी ना हो, ठीक है ना। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, जी मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, हमारे दांतों में कैविटी है, जी खाना फंसता है, हमें ठंडा गर्म लगता है, और जी हमारा बच्चा है, इसके दांत टेढ़े मेरे हैं, इसके सीधे नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें, बहुत बीमारियां आती हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो आपने पुट किया कि आपको गम डिजीज़ की वजह से बाकी भी डिजीज़ हो सकती हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था इस पर कि अगर आपको गम डिजीज़ है तो उसको आप हार्ट डिजीज़ के साथ लिंक कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि उसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है? सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत बड़ी वजह मसूड़ों का खून आना है। अब मसूड़ों से खून आने की क्या वजह हो सकती है? इसकी बहुत सी वजह हैं। सबसे पहली वजह ये कि हम पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दांत को ब्रश करने का, साफ करने का सही वक्त कौन सा है। बिल्कुल सर, लोग ज्यादातर एम्फेसिस उनका यही है, करना कैसे है ये भी नहीं पता। हाँ जी, ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग टाइम और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टूथ ब्रश, कि सही कौन सा ब्रश है जो आपके दांतों को सूट करता है, ये लोगों को नहीं पता। लोग रात को नहीं ब्रश करते, सुबह उठ के करते हैं। अब दिन में चाहे 10 दफा कर लें, रात को नहीं करके सोएंगे तो जो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो रात को खुराक मुंह में रहेगी लेफ्ट ओवर्स, वो हमारे थूक के जरासीम के साथ मिलके एक तेजाब बनाती है, ब्यूटारिक एंड लैक्टिक एसिड। ये दोनों एसिड्स हैं, ये दोनों दांतों को खराब करते हैं। अच्छा, एक तो आ गया मसूड़ों का खून आना। अब उसको इग्नोर करते रहना, जी ठीक है जी, खुद ही होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। वही खून जब आप इंजेस्ट करते हैं, स्वेलो करते जाते हैं, तो आपको वो एक हार्ट की बीमारी जिसका मैंने जिक्र किया वो हो सकती है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं इसके साथ। तो ये है। अच्छा सर, जैसे हम बात करें कैविटीज की कि या हम बात करें कि हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, तो एक घरों में जो हमें टोटके बताए जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो वो कहते हैं कि जहाँ पे दर्द हो रहा है ना वहाँ पे नमक लगाओ। जब वो नमक लगाया जाता है तो वो मजीद दर्द होता है, और आप सिंक के पास जाके खड़े हो जाते हो और वो मुंह से पानी निकलता है, तो कहा जाता है कि जो पानी निकल रहा है ना ये जहर निकल रहा है। अब ये पानी प्रॉपर तरीके से जब बाहर निकल आएगा ना तो आपका दांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या ये ठीक है या फिर इसका एक मिथ है, एक बकवास चीज है? मिथ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नमक से ऐसा कुछ होता तो हम डॉक्टर क्यों करते, हम मेडिकल कॉलेज क्यों लेते, नमक देते और काम चलता रहता। बेसिकली यही एक अवेयरनेस है जो हम बार बार टीवी पे, मीडिया पर के लोगों को बताते हैं कि कुछ भी ना हो तो हर 6 माह के बाद दिखाते हैं। नमक इसका हल नहीं है, ना ही नमकीन पानी, ठीक है उसकी अपनी हकीकत है कि पानी में नमक मिला के आप गुलियां करते हैं, एक सलाइन सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन ये प्रॉपर हल नहीं है दांतों का। इसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कि अगर आपको इशू है, आपको दांत में दर्द हो रहा है या आपके सेंसिटिव टीथ हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं, घर बैठ के इलाज ना करें। अतः रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि मैंने इंट्रो में डेंगू की बात की कि हम इस पर शोज करते ही रहते हैं, बात भी होती है कि डेंगू से बचाव किस तरह से मुमकिन है, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, आवाम को भी समझाते हैं कि उन्होंने क्या करना है। सर, आप इस पर क्या कहेंगे कि अभी की जो डेंगू की सूरत हाल है, 2011 में वेव आई थी डेंगू की, और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि अब डेंगू कंट्रोल हो जाएगा, आवाम भी अवेयर हो चुकी है, बट जो रिएक्शन है, जो हमारे सामने चीजें हैं, बिल्कुल वो तसादिम है कि डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या वजह सर इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये क्या वायरल डिजीज है और हर साल बरसात के मौसम में इसका अटैक होता है, और जैसे आपने बताया कि 2011 से बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसके अंदर कुछ गफलत हम लोगों की भी है कि हम लोग अपनी प्रिकॉशंस नहीं करते घरों के अंदर। अगर पानी पड़ा है, हमारे जो लॉन है उसमें पानी खड़ा है, हमारे कूलर्स हैं, उसकी हम सफाई नहीं प्रॉपर करते। बेसिकली इसका ताल्लुक भी आपके हाइजीनिक सिस्टम से। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि डेंगू एक ऐसा वायरल डिजीज है कि जो बॉडी के अंदर 6 दिन रहता है उसका असर। तो उसके लिए लोगों को यही बताया जाए कि सबसे पहले जब आपको बुखार फील हो, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको अलामात बताना चाहता हूँ कि डेंगू की अलामात क्या है। डेंगू के अंदर सबसे पहले तो आपको 2-3 दिन बॉडी आपकी दर्द करेगी, पूरा जिस्म आपका ऐसा लगेगा बिल्कुल नकाहत होगी। ओके। और उसमें 2-3 दिन के बाद आपको उसका फीवर बुखार होगा, और वो बुखार के साथ आप देखेंगे कि आप इसको घर में खुद भी परख सकते हैं, डेंगू का बुखार है या मलेरिया का बुखार है या टाइफाइड का बुखार है। तो आप डेंगू वाले पेशेंट के अंदर देखेंगे कि उनकी आई साइड के निचले जो लेयर है ना वो रेडिश हो जाएगी। जो डेंगू का पेशेंट होगा स्पेसिफिक उसकी, और इवन के आंखों के ऊपर भी जो है ना
लेयर बनेगी रेड कलर की। अच्छा। ये एक मेन सिम्टम है डेंगू पेशेंट की। और इसके अलावा हेडेक, सर दर्द और होना। इसके साथ जो पांचवी सिम्टम, जो कॉमन सिम्टम है, वो नोजिया है, मतली कै। ये अलामात अगर आप किसी शख्स में पाई जाती हैं तो इसका सबसे मतलब है पहले कि वो डेंगू है उसे। जी उसको डेंगू है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम क्लिनिकल प्रूफ लें, NS1 का टेस्ट करवाया जाए या प्लेट आपका CBC करवाया जाए। तो CBC करवाने के बाद अगर आपके प्लेटलेट्स, चूंकि शुरू में प्लेटलेट्स डाउन नहीं होते, ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि सम टाइम हम जैसी वीकनेस होती है तो हम प्लेटलेट्स करवा लेते हैं, हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं यार मुझे तो डेंगू नहीं है, लेकिन चूंकि इसका एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है और एक सिलेक्टिव डेज के बाद इसकी जो है ना बॉडी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एक्टिव होता है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि CBC जो है ना दूसरे तीसरे दिन आप जरूर करवाएं। अगर पहला CBC आपका नॉर्मल आ रहा है तो आप उसके ऊपर रिलाई ना करें। अच्छा। आप 2-3 दिन के बाद दोबारा दोबारा CBC से करवाएं आप, ताकि आपकी वो चीज क्लियर होके आया, वो चीज एक्टिव तो नहीं होगी। और इसके अंदर एहतियात ऐसा मुमकिन होता है कि अगर आप एक दफा डेंगू का टेस्ट करवाओ और आपको डेंगू ना हो जी, जी। तो आप रिलैक्स होके ना बैठो, आप 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट करवाओ, जी, जी। देखने के लिए कि डेंगू एक्टिव तो नहीं है आपकी बॉडी में। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखें 4 मेजर टेस्ट हैं जो WHO ने रिकॉग्नाइज किए हैं पूरी दुनिया में डेंगू के वाले से। उसमें एक आपका डेंगू PCR टेस्ट है, दूसरा NS1 टेस्ट है जो पाकिस्तान में कॉमन टेस्ट है, करवाया जाता है। तीसरा डेंगू जो है ना एंटीजन, उसके अंदर आपका एक्यूट जो और क्रॉनिक यानी IgG और IgM ओके। इसलिए करवाया जाता है कि आया इसकी जो इन्फेक्शन है वो पुरानी है या मौजूदा है। पुरानी से मुराद ये है कि किसी को अगर 2 साल पहले या 4 साल पहले डेंगू हुआ होगा तो उसका जो डेंगू एंटीजन IgM है ना वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा। तो ये एक चीज और मैं बताता चलूं कि जिस शख्स को 2 साल या 4 साल कबल भी डेंगू हुआ होगा और वो हर साल डेंगू के मौसम में उसके अंदर लेथार्जी, वीकनेस और उसके प्लेटलेट्स डाउन होंगे, तो उसको चाहिए कि हर साल मौसम ये आने से पहले अपने इम्यून सिस्टम और ऐसी अद्वियात, ऐसी खुराक जैसे लिक्विड है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर किसी को डेंगू 3 साल पहले 4 साल पहले हुआ है तो इस मौसम में, जिस मौसम में डेंगू फैला हुआ है, तो उसको एहतियात करने की ज्यादा जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, अपने स्टेमिना को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डेंगू पर तो बात करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि दांतों की जो बीमारियां हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन है। लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकें, आपको नॉलेज दे सकें कि आप किन बीमारियों में लाहक हो सकते हैं और उनका इलाज आपको बता सकें। आज हम बात करें डेंटल केयर की, डेंटल हेल्थ की, और साथ ही साथ हम बात करें डेंगू की। डेंगू पर तो हम बहुत बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये बात करना जरूरी भी है क्योंकि जब तक ऑडियंस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो टीवी देखते हैं और टीवी पे जो चलता है उन पर असरअंदाज होता है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं कि डेंगू से किस तरह से बचना है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि हम बीमारियों की बात कर रहे थे कि दांतों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अक्सर बच्चे देखे हैं, इवन मैंने बड़े भी देखे जिनके दांत उल्टे सीधे या टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो बेचारे वो मुस्कुराते हुए हिचकिचाहट फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, खुल के नहीं मुस्कुराते, या मुस्कुराते भी हैं तो दांतों के ऊपर हाथ रख के मुस्कुराते हैं। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीमारी की वजह से या ऐसे दांतों की वजह से वो अपना एतमाद खो बैठते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि इस बीमारी की वजह क्या है, वजह क्या कि दांत टेढ़े होते क्यों हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो ऐसा नहीं पैदा किया कि जैसे दांत निकले टेढ़े होंगे। इसमें हमारे 2 बुनियादी कसूर हैं। पहली बात तो ये है कि जो बॉटल फीडिंग या फीडर देना है, आमतौर पे ये कि पैदाइश के फौरन बाद माएँ इस बात को प्रेफर करती हैं कि उनको फीडर पे लगा दिया जाए। अच्छा। अब बच्चा जब फीडर पीना शुरू करता है तो फीडर का जो निपल होता है वो रबर सिलिकॉन का बना होता है, वो उसको रात सोते में भी पी रहा है, दिन में पी रहा है, मुसलसल पीने से जो सक्शन इफेक्ट आता है उसका तालू, पैलेट वो तंग हो जाता है। जब तालू तंग हो जाता है तो दांतों की तादाद तो पूरी आनी ही आनी है। जब थोड़ी जगह में पूरे दांत आएंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो फीडर का इस्तेमाल किया जाता है तो दांतों की तादाद ज्यादा होती है? बिल्कुल, दांत मतलब जो ज्यादा दांत होंगे तो उनके पास स्पेस नहीं होगी एडजस्ट होने की। दूध के दांत तादाद में 20 होते हैं। अच्छा। और जो परमानेंट दांत है वो तादाद में 28 या 32 होते हैं। आप जब बचपन से ही उसका तालु तंग कर देंगे तो दूध के दांत भी टेढ़े होंगे, और जब वो गिरेंगे तो 20 की जगह जब 28 या 32 दांत आएंगे तो उतनी अवेलेबल जगह में वो आगे पीछे हो जाएंगे। तादाद तो पूरी कुदरत ने करनी है, हमने उस जगह को कम कर दिया। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या सोचते हैं ज़्यादा हैं, वो अंगूठा चूसते हैं, थंब सकर्स हैं, उनका तालु अगेन वो चाहे फीडर ना भी पिए, उनका तालु वो शेप ले लेता है जो फीडर के निपल के साथ था उसका। ओके। तीसरी इसकी वजह यह है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज,
हमसे पहली जो जनरेशन थी वो गन्ने चूसते थे, गंडेरियाँ चूसते थे, मकई चबाते थे, सख्त चीज़ों के आदी थे। हमारी जो जनरेशन है हमसे बात करें, ये सॉफ्ट डाइट्स की आदी हैं। वो जॉ की एक्सरसाइज ही नहीं होती, जॉ स्टिमुलस मिलता ही नहीं है डेवलपमेंटल, जॉ छोटा रह जाता है। अगर फीडर ना भी पिए, अंगूठा ना भी चूसें, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑफ जॉ, ओके, एक्सरसाइज ना होने की वजह से जॉ छोटे रह जाते हैं, अगेन जगह कम और दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये तो होगी वजह। अब इसका आते हैं ट्रीटमेंट। इलाज। ट्रीटमेंट जो है ये 12 साल से पहले नहीं किया जाता आमतौर पे, क्योंकि मुंह में दूध के दांत भी होते हैं 12 साल की उम्र तक, और पक्के दांत भी आना शुरू होते हैं 6 साल के बाद। तो मिक्स डेंटिशन में हम ये आमतौर पे ट्रीटमेंट नहीं करते, 12 साल के बाद किया जाता है। और इसको जितना लेट करते जाएंगे, जॉ बोन उतनी मजबूत होती जाएगी, दांतों को मूव करना मुश्किल होता जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 12 साल की उम्र के बाद जितनी, अगर बच्चों के दांत टेढ़े हैं तो जल्द से जल्द डेंटिस्ट से रब्ता करके उसको सही करवा लेना चाहिए। सर ऐसा भी होता है कि काफी बच्चों के ना दूध के दांत बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जो दोबारा से दांत आते हैं वो उल्टे सीधे या टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसकी क्या वजह है? अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज नहीं करनी, मतलब मकई नहीं खानी आपने, वो कॉर्नफ्लेक्स खा लेने हैं, सब चीज़ें नहीं खानी आपने, उनके जूसेस पी लेने हैं। अमरूद सेब नहीं खाना, उनके जूसेस पी लेने हैं। तो जब एक्सरसाइज ही नहीं होगी, देखें बॉडी बिल्डर का जिस्म क्यों मजबूत होता है, क्योंकि वो यूज करता है जिस्म, वर्जिश करता है। इससे अगर दांतों को यूज नहीं करेंगे जबड़ों को, तो जबड़े कमजोर रह जाएंगे। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? इसके 2-3 इलाज चलते आ रहे हैं। पहले ज़माने में था एक वो तार सी लगाते थे जो कि उतरने वाली होती थी, लेकिन उसके बाद एक जिद्दत आई कि उसको परमानेंट फिक्स्ड ब्रेसेस की शक्ल दे दी गई, वो जो दांत पे वो स्टार और ब्रैकेट से लगे होते थे। अब एक और नई चीज़ आ गई, इनविजिबल अलाइनर्स, जो नज़र भी नहीं आते और उनको इस्तेमाल करना भी आसान है। तो ये 3 तरीके हैं, एक उतरने वाली डिवाइस, एक फिक्स ब्रेसेस और एक अलाइनर्स। अच्छा। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके हम टेढ़े मेढ़े दांतों को एक मुकर्रर मुद्दत में, सेवेरिटी के हिसाब से और उम्र के हिसाब से ड्यूरेशन होती है, साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, वो दांत सीधे हो जाते हैं। तो बच्चों के बड़े होने से पहले पहले, इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने से पहले पहले इसको करवा लेना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी भी होता है। काफ़ी लोगों को मैंने हिचकिचाते हुए देखा सिर्फ दांतों की वजह से कि उनके दांत उल्टे सीधे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि हम डेंगू से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। सर जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब न्यूज़ सुनते ही होंगे कि अस्पतालों में बड़ी ही एक सीवियर हालत है, वहाँ पर बेड्स नहीं है। अगर हम डेंगू वार्ड में जाएँ तो मरीजों की तादाद ज़्यादा है, बेड्स कम है। तो इस सूरत में जो मरीज़ हैं वो क्या करें? वो आपके पास आ सकते हैं क्या? आपके शोबे में या आपके इस प्रोफेशन में इलाज है डेंगू का? जी बिल्कुल। देखें आजकल जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हर्बल के अंदर बहुत कामयाब इलाज है। देखें 2 चीज़ें हैं। स्टार्ट में जब डेंगू होता है तो वो नॉर्मल फीवर होता है, और जब इंसान थोड़ी सी अपनी गफलत करता है या डिले करता है इस केस को, तो 4-5 दिन बाद ये हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लीडिंग जिसमें हो जाती है। तो वो क्रिटिकल पोजीशन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिकमत के अंदर ऐसी अद्वियात मौजूद है कि जो फौरी तौर पे आपके प्लेटलेट्स की तादाद जो गिर रही है उनको सडन रोक भी सकती है, आपका इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन तो दूर की बात, हर्बल के अंदर कुछ ऐसी डाइट प्लान जो कि पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। मिसाल के तौर पर अगर डेंगू का पेशेंट है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल गंदम छोड़नी है, वो गंदम नहीं खाएगा, ना रोटी ना गंदम का दलिया। अच्छा। वो जौ का दलिया इस्तेमाल करे नाश्ते में, ठीक है। इसके बाद वो जूसेस ले, और जूसेस के अंदर भी मैं आपको बताऊं ट्रीटमेंट है। सेब के 2 जूस छिलका उतार के, और एक वो चुकंदर ले ले और इनका जूस निकाल के, और उसमें तकरीबन आधा टुकड़ा नींबू का मिला के दिन में 2 बार इस्तेमाल करे। ये आपके जनाब प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्लेटलेट्स, मतलब नहीं पता प्लेटलेट्स क्या है। ये बिल्कुल बारीक खुलियात होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे जिस्म से जो खून का इनखला होता है, ज़ाया होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वो मैसेंजर बनाए हैं, वो हमारे स्पोर्टिव बनाए हैं कि जैसे ही खून निकल रहा होता है तो ये उस जगह पे आके एक प्लेट की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ इंजमात पैदा कर देते हैं। अब ये प्लेटलेट्स इतने बारीक होते हैं कि जब हमारा ये फीवर बढ़ता है तो हमारी जो बारीक वेजल्स होती हैं खून की, उनके अंदर वो पंच होना शुरू होती हैं, यानी कि उनमें से बारीक सुराख बन जाते हैं। तो वहां से प्लेटलेट्स हमारी बॉडी से जाया हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स के साथ जब आप लिक्विड ले रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन का ये आपका वायरल पीरियड होता है। और जब अभी इसमें अनार का जूस है, 20 दाना अनार है,
अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आला तरीन चीज़ है, यानी कि ये अल्लाह पाक की वो नेमतें अल्लाह पाक ने अनायत फरमाई हैं कि जो डेंगू का पेशेंट प्रिकॉशनली हिफ्ज़ अच्छा सर, हमारे घरों में बेसिकली होता यह है कि अगर आपको आज बुखार है तो हम पैनाडोल खा लेते हैं, जी, या फिर हम कहते हैं कि मौसमी बुखार होगा, क्योंकि हम पहले से यही कह सकते हैं कि डेंगू ही होगा। जी, जी। इस सूरत हाल में जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर उसे बुखार है या बुखार में मुब्तला है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि तमाम चीजें खानी शुरू कर दें, रोटी छोड़ दें? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको फीवर हुआ है, तो आप, हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं, अपने जनरल फिजिशियन इलाके में जो डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाते हैं। उनको भी चाहिए, जितने मुआलजीन हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीसी का टेस्ट करवाएं पेशेंट को, रिस्क ना लें कि 2-3 दिन बाद मैं टेस्ट करवाऊंगा। और दूसरे नंबर पे रोटी फिलफोर छोड़ दें, वो गंदम छोड़ दें, जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, दलिया ले लें, खिचड़ी ले लें, चावल खा सकते हैं लोग, कोई मजाका नहीं। इसी तरह जूसेस शुरू कर दें, लिक्विड शुरू कर दें। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। जिस शख्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, अब मसलन 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 100 को डेंगू हुआ है, जरूरी नहीं कि वो 100 के 100 में एक्टिव हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें 2-3 दिन के बाद आपका अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वैसे ही खत्म हो जाता है, जैसे कोरोना के अंदर हुआ है ऐसा। सर ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि आप अपनी इम्यूनिटी से उनको खत्म कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। कोरोना की सिचुएशन सेम यही थी, तब भी यही कहा जाता था कि अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करो, और डेंगू में भी यही कहा जाता है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ही है, लेकिन अपनी डाइट को बेहतर करना है, और डाइट में उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। हाँ प्लीज आप मुकम्मल करें। मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक ये है कि जैसे ही सीबीसी करवाया, चूंकि मिनिमम जो 1.5 लाख तादाद है प्लेटलेट्स की और मैक्सिमम 4.5 लाख, जब वो देखते हैं ना कि अब मेरे पहले दिन मेरे 1.25 पे आ गए हैं, अगले दिन 1 लाख पे आ गए, वो नफ्सियाती तौर पे ना वो पेशेंट महसूस कर रहा होता है ये जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कहीं मेरी जिंदगी या मेरी मौत का सबब ना बन जाए। तो ये लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, बिल्कुल ना घबराएं। ये एक ऐसी वायरल डिजीज है कि अगर ये 25,000 तक भी आपकी डाउनफॉल में चले जाएं तो खतरे की कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी बात की है कि अगर ये हो भी जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा स्लोगन है, नारा है कि घबराना नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। डेंटल केयर पे हम बात कर रहे हैं, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन पर बात कर रहे हैं, हल पर भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अब जल्दी से हम तमाम, क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक है जिस पर बात हो सकती है, जो सवाल मैं पुट करना चाहती हूँ, काफी लोगों के सेंसिटिव टीथ होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका इलाज क्या है? दांतों की सेंसिटिविटी का जो असल वजह यह है कि दांतों की जो पहली लेयर प्रोटेक्टिव लेयर एनामल है, जब वो दांतों से घिस जाएगी, उतर जाएगी, तो आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। अब वो किन सूरतों में घिसती है? बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंगली जो बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं जोर से रगड़ के, उनके दांतों में भी ज़्यादा ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा ब्रशिंग नुकसानदेह साबित होती है। फिर ऐसे लोग जो नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, रात को सोते में दांत पीसते हैं, ब्रक्सिज्म कहते हैं हम इसे, सोते में वो दांत पीस होते हैं, उनके आपस में जब दांत रगड़ खाते हैं तो उनकी वो एनामल उतर जाता है और वो ठंडा लगना शुरू होता है। फिर सर कुछ लोग जो गुस्से के तेज हैं, जो हर वक्त दांत भींचते रहते हैं, क्लेंच करते हैं, या टीचर्स हैं जो मतलब गुस्से से पढ़ा रहे होते हैं या जरा जोर से बोल के, उनके दांत आपस में घिसते हैं, उनको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। या दांतों की सफाई मुसलसल ना करने से जो दांतों में कैविटीज बनती हैं, खोड़ें बनती हैं, उनकी वजह से ठंडा गर्म लगता है। इसका हल ये है कि फौरन डेंटिस्ट के पास जाया जाए, कैविटी है उसको फिलिंग की जाए, दांत में दर्द की वजह से ठंडा लग रहा है, दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के क्राउन कर उसके ऊपर कवर किया जाए, क्राउन किया जाए, या अगर दांत वैसे घिसे हुए हैं तो उनका जो भी नाइट गार्ड बनाने हैं या उनके ऊपर जो कवरिंग करनी है, लेयरिंग देनी है, वो देके आप इस चीज़ से जान छुड़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर किसी को गम डिजीज है तो वो हार्ट अटैक के साथ लिंक हो सकती है, मतलब वो दिल के मरज में मुब्तला हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि शुगर के पेशेंट होते हैं, तो क्या उनके भी दांत खराब हो सकते हैं? शुगर पेशेंट तो बेचारे वैसे रिस्क पे होते हैं, उनके बॉडी का हर ऑर्गन डायबिटीज की वजह से वो खतरे में होता है, और दांत और मसूड़े तो बहुत पहली जल्दी खतरे में आ जाते हैं। जी। तो शुगर के पेशेंट को सबसे पहले भी शुगर पे नज़र रखनी चाहिए, सख्त नज़र रखनी चाहिए, ताकि शुगर उनकी कंट्रोल रहे। शुगर कंट्रोल रहेगी तो दांत, मसूड़े और बाकी जिस्म के जो ऑर्गन्स या अज़ा हैं वो महफूज रहेंगे, निस्बतन देर से ख़राब होंगे, होने तो हैं। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, डेंगू से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। सर आपको पता है 2011 में एक डेंगू की वेव आई थी, उस वक्त हुकूमत को नहीं पता था,
हम लोगों को भी नहीं पता था कि डेंगू के साथ किस तरह से केटर करना है, बट उस दौर में जो वजीर आला पंजाब थे वो काफ़ी मुतहरिक थे, उन्होंने काफ़ी काम किया। और ब्रेक में आप बता रहे थे कि उस दौर में जो इंसदादे डेंगू कमेटी बनी थी, आप उसका हिस्सा थे। उस टाइम पे आपने क्या देखा कि हुकूमत किस तरह से मुतहरिक थी, किस तरह से काम कर रही थी, और अब आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस क्या दोनों में? जी बिल्कुल, देखें 2012 में जब ये मामला हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने ये पूरी एक टीम बनाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत ये एक माँ का रोल प्ले करती है। जब तक इसको अपनी आवाम का, रियाया का दर्द नहीं होगा उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होते। अच्छा। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर्स थे उनको बुलाया, उनकी आरा ली, और हम लोग हर्बल में भी जाते थे करची की तरफ से, इस तरह होम्योपैथिक वाले आते थे और एलोपैथिक वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी हमने बहुत से 9 बजे वो मीटिंग बुला लेते थे। जी जी, सुबह हम 7 बजे जाते थे और 21-22 दिन हम लोग सुबह 7 बजे जाना और रात तक वो मीटिंग जारी रहनी, और एक दर्द और एक परेशानी का आलम, और अल्लाह का शुक्र है कि वो 2-4 सालों में बड़ा कंट्रोल रहा। बहुत लेकिन अब 2018 में 500 केसेस थे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन हुए, हुकूमत तब्दील हुई, बट कितना तब्दील हुआ, 21,000 केसेस से 500 केसेस तक का सफर तय किया। और अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारी हुकूमत है, मैं अपील करना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब से और हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कि खुदा के वास्ते लोगों का दर्द को समझें और आप लोग एक्टिव हों। आप यकीनन बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस टाइम जो है ना, ये एक्यूट इशू है और बड़ा एक लाइफ सेविंग इशू है मामला। तो आप लोग जितने हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको बुलाएं, उनसे आरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल के अंदर एक वाइड ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग अवेलेबल है, इसी तरह होमियो में लोग क्लेम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बुला के पूछे तो सही कि अगर हॉस्पिटल में इतने लोग नहीं ठीक हो रहे, हकीमों के पास ही वो ठीक हो रहे, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, आप उसको अपने प्रोटोकॉल अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक दें ताकि हमारी आवाम बच सके। हम लोगों को अब देखें ना, गली गली स्प्रे नहीं हुआ, उन दिनों हर गली महलों में स्प्रे होता था। अब हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्प्रे नहीं होता, जो हर्बल स्प्रे है, 3 चीजें हैं, लोबान, हर्मल और गूगल। अच्छा, ये 3 चीजें की आप धोनी दें अपने घरों में, तो आप लोग कम से कम अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ तो कर सकते हैं ना। इसी तरह आप मेडिसिन ट्रीटमेंट के अंदर आए, लोगों को बताएं। हम लोगों कुछ ऐसी चीजें हर्बल के अंदर हैं जैसे खमीरा गाउजबन सादा है, ये कराबादीनी नुस्खा है, ये फौरी तौर पे हेडेक, इम्यूनिटी को एनहांस करता है और वीकनेस दूर करता है। ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। देखिए एलोपैथी के अंदर आप मास हुआ पैनाडोल के या ड्रिप लगाने के कोई और सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हिकमत के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं कि जो आपके फौरी तौर पे प्लेटलेट्स को भी बेहतर करती हैं, फौरी तौर पे आपका एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं, इलाज है। और मैं आपके तवज्जुह से ये इलाज एक मुख्तसर से बताना चलूं, 17 चीजें हैं, मैं आपको फौरी तौर पे इसका बता दूं, जिसमें संदल है, 1 तोला संदल है, खूब कला 1 तोला है, उनाब 11 दाने हैं, मुलट्ठी 1 तोला है, इंजीर 7 अदद है, तुख्मे सौंफ आधा चम्मच है, इलायची दादा कला 1 तोला है, जरिश्क बर्बेरिस अरिस्टिटा 5 तोला है, आलू बुखारा आम सी चीज है 11 अदद, तमर हिंदी इमली के बीज को कहते हैं, वो उसका एक छोटा सा पीस कटा हुआ, 7 गिलू 1 तोला है, बरगे नीम, आम आपको पता है नीम एंटीसेप्टिक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, ये 1 तोला है, शात्रा 1 तोला है, गुले कासनी 1 तोला है, गुले नीलूफर 1 तोला है, गुले मुंडी 1 तोला है, फिटकरी सफेद 6 माशा। अब ये वो नुस्खा है जो हर घर के अंदर 2 लीटर पानी में आधा केजी चीनी बना के इसका ये शरबत बना लें या घर में अर्क बना लें। आप यकीन कीजिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नुस्खा देता हूं कि आप अपने पाकिस्तानी अवाम को ये अर्क बना के पेश कर दें, आप लोगों की हॉस्पिटल में जाने की पोजीशन ही नहीं आएगी। ये हमने 200-250 हमारे पास ट्रायल है इसमें, जो ब्लीडिंग होने वाले पेशेंट है वो भी आए हैं तो उन्होंने इसको यूज किया है। फिर इसमें अगर ठीक हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अगर पपाया के जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे आप पपीता लोगों को कसरत से इस्तेमाल करवाएं, वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है। मतलब जड़ी बूटियों से डेंगू का इलाज मुमकिन है। चलिए, आपने बड़ा अच्छा ये बताया है और ये मेरे ख्याल में सुनने वालों को भी उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। बहुत से लोगों को ब्रश करना नहीं आता कि ब्रश किस तरह से करना है, सही ब्रश करने का तरीका क्या है। और एक और चीज क्लियर कर दीजिएगा, कहा जाता है कि रात सोने से पहले ब्रश करो और सुबह उठ के ब्रश करो, तो क्या वाकई में सुबह उठ के ब्रश किया जाए या फिर नाश्ता करने के बाद ब्रश किया जाए? ये तमाम चीजों को क्लियर कर दीजिए एक दफा कि करना क्या चाहिए, दांतों को किस तरह से साफ रखें। हम दांतों की सफाई को पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लोग आमतौर पे दांतों को यूं करते हैं और यूं करते हैं। दांतों की लंबाई के रुख अगर ब्रश करेंगे तब दांत साफ होंगे। अच्छा। अगर दांतों की लंबाई के मुखालिफ जाएंगे तो दांत साफ नहीं होंगे, बल्कि जो खाना 2 दांतों के बीच में फंसे होंगे बारीक ज़रात, वो और वहीं पे स्टे करेंगे। जाहिर बात है, अगर दांत यूं है तो आप ऊपर से नीचे ब्रश करेंगे या यूं करेंगे? ऊपर से नीचे ब्रश करना है। ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे
नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, ओके। और यहाँ पे जो साइड पे हमारी दाढ़ें हैं, यहाँ पे ब्रश को आप रख के आप उसके हैंडल को यूं करते जाएं, वो ऊपर नीचे होता साफ कर, यूं नहीं करना, इससे सिर्फ झाग बनती है, सफाई नहीं होती। दूसरी बात ये कि रात को ब्रश करने, स्पीड में करना चाहिए, लोग हाँ जी। लोग तो बहुत स्पीड में करते हैं। नहीं 2 मिनट काफी है, अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। उससे भी जो नायलॉन के ब्रिस्टल जब दांतों को रगड़ते हैं तो दांतों की लेयर ऐसे से खत्म होने का चांसेस हैं। बहुत हार्ड ब्रश नहीं किस तरह करना, का ब्रश यूज करना चाहिए, मीडियम, हार्ड ना हो? मीडियम अच्छा। या सॉफ्ट। हार्ड तो करते हैं जो स्मोकर्स हैं। अगेन इसके लिए डॉक्टर के पास आके उनसे दिखाएं अपनी सूरत के उनको किस किस्म का ब्रश चाहिए। अब आ गया कि रात को ब्रश करने का क्या फायदा है और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करने का फायदा क्या है। दिन में हम लोग चाय पानी पेप्सी वो पीते रहते हैं, मुंह साफ रहता है। रात के 6-8 घंटे आपने जब ब्रश किए बगैर सो गए, मेजर पार्ट जो खुराक का पेट में चला गया, जो लेफ्ट ओवर मुंह में रह गए, वो मेरे मुंह में 6-8 घंटे रहते हैं, कोई हवा का आना जाना नहीं है, कोई लिक्विड का आना जाना नहीं है, वो सारा मिल मिला के वो बैक्टीरिया बनते हैं जो कि मसूड़े दांत खराब करते हैं। इस तरह नाश्ते के बाद ब्रश करने की क्या इसकी लॉजिक है कि आप लोग ऑफिस से चले गए, अपने जिस काम में भी चले गए, लंच तक 5-6 घंटे फिर आपके पास होते हैं जिसमें मुसलसल काम कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, और अगेन वो ऑलमोस्ट सोने वाली सूरत होगी कि मुंह आपका इनएक्टिव है और उसमें अगर खुराक रह जाएगी तो फिर काम खराब करेगी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि रात सोने से पहले ब्रश क्यों करना है और नाश्ते और लंच के बीच में, नाश्ते के बाद ब्रश क्यों करना है, क्योंकि बीच में जो 4-5 घंटे का एक टाइम स्पैन आ रहा है। डाइट के बारे में बस बता दीजिएगा। आखिरी सवाल है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनके दूध के दांत है या जिनके दांत गिर रहे हैं, उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या वो खाएं? बच्चों की डाइट में पहली बात तो है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई मीठी और चिपकने वाली चीजें वो न रह जाएं। फाइब्रस डाइट दें, रात को दूध ना दें सोते में, क्योंकि दूध में चिकनाइयाँ भी हैं, मीठा भी है, वो मुंह में इकट्ठा रहता है और वो दांत, बच्चों के दांत गल जाते हैं। उनको ब्रश करा के सुलाएं। दूध पिलाना है तो दिन में पिलाएं, और जितनी भी नशास्ते वाली चीजें हैं, आलू चावल है, ये खाने के बाद ब्रश जरूर करें। यही हदायत बड़ों के लिए है बिल्कुल कि फाइब्रस डाइट लें। फाइब्रस होते हैं मुंह में टिकते नहीं है और गुजर जाते हैं और साफ रहता है मुंह। चलें, डॉक्टर इमरान और हकीम इताउर रहमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव शो था। हमने डेंटल हेल्थ के बारे में बात की कि अपने दांतों को किस तरह से आप मजबूत बना सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने डेंगू के हवाले से बात की और हिकमत में डेंगू का इलाज मुमकिन है, इस पर भी बात की। मुझे जन्नत जमशेद को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।